हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही उससे रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चन और जानकारी है वो भी आप लोगों को मालूम पड़ेगा। और यानी कि आपके लिए आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी एग्जाम के लिए, इसीलिए आप लोग वीडियो को मन लगा के देखिए और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट वॉज ड्राफ्टेड बाय। ये तब की बात है जब विद्यासागर जी ने पहली बार ये उपलब्धि किए थे कि हिंदू हिंदू जो विधवा है उनके दूसरे पर शादी कराना चाहिए क्योंकि उन लोगों के शादी बहुत ही ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ हो जाता था और इसके साथ ही वो लोग बहुत ही कम उम्र में विडो बन जाती थी। इसीलिए उन्होंने पहली बार इस चीज़ को महसूस किया और तब उनके साथ दिए थे लॉर्ड कैनिंग जी ने। और ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में ही ये हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट को पास किया गया था। उस टाइम है 1856 और 1856 में विद्यासागर जी के सहायता से लॉर्ड कैनिंग ने हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट को चालू किए थे। इसके बाद हिंदू जो विडो है उनके दूसरे बार विवाह के लिए भी जो अधिकार दिया गया। और लॉर्ड डलहौसी किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसके टाइम पे जो सेपोई म्यूटिनी स्टार्ट हुए थे और इसके साथ साथ ही इन्होंने 1853 में जो इंडिया में पहली रेल व्यवस्था की चालू किए थे। और सत्य विलोप नीति जो एक किसी का अगर उत्तराधिकार नहीं होगा तो उसको उस राज्य को ब्रिटिश ग्रसित कर लेता था। ये नीति भी लॉर्ड डालहौसी के टाइम के ही है और इन्होंने रेल इंडिया में पहली बार रेल व्यवस्था चालू किए थे 1853 में। और लॉर्ड डालहौसी के टाइम में सिपोही म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह की सूचना हुई थी। लॉर्ड हार्डिंज इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए 1911 में जो भंग रद्द किया गया था वो लॉर्ड हार्डिंज के टाइम में किया गया था। तो आज आप लोग यहाँ से एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे आंसर मालूम कर पाए और इसी तरह आप लोग आगे की जो हर एक क्वेश्चन है उसके साथ साथ ही रिलेटेड बहुत सी जानकारी हासिल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बाय व्हिच कैरेक्टर चार्टर एक्ट फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एजुकेशन वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो एजुकेशन सिस्टम को और भी अच्छी तरह से चालू करने के लिए यहाँ पे एक चार्टर एक्ट लाया गया था। वो कौन सी चार्टर एक्ट के अंडर में आए थे? देखिए, ब्रिटिश लोग तो यहाँ पे राज करना शुरू कर दिए थे, लेकिन उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे। उन लोगों को हर एक कर्मचारी हर एक डिपार्टमेंट के लिए लोगों को ब्रिटिश से लंदन से यानी कि ब्रिटेन से लाना पड़ता था। इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा तनख्वाह देने की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसीलिए उन लोगों ने ये तय किया कि हिंदू लोगों को ही हिंदू यानी कि इंडियन के को ही शिक्षित करने के बाद उनको ही यहाँ पे जॉब में रखा जाएगा और इसके साथ ही उन लोगों को बहुत ही कम पेमेंट में काम कराया जा सकता है। इसीलिए एक एक्ट लाया गया हिंदू एजुकेशन को यानी कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को और भी अच्छी तरह से सजाने के लिए। वो एक्ट चार्टर एक्ट 1813 और 1773 जो एक्ट है उस टाइम का। तो ये एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो बम्बई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के निर्माण भी इसी टाइम किया गया था 1773 एक्ट के द्वारा। और यहाँ पे इस एक्ट को नाम दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल का जो ओहदा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ाया दिया गया इस एक्ट के द्वारा। और यहाँ पे एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के भी निर्माण किया गया जो भारत सरकार के नियंत्रण और तत्वावधान करते थे। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया, वो उनके ऊपर भी बहुत सारे कार्यभार दिया गया। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1793। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उनके जो ट्रेड के सुविधाएं बढ़ाई दी गए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी ज़्यादा पेमेंट दिया जाना शुरू कर दिया गया। और चार्टर एक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही। यहाँ पे जो फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया था एजुकेशन सिस्टम के लिए। और चार्टर एक्ट 1833 ये एक्ट के द्वारा क्या किया गया, देखिए, गवर्नर जनरल जो भारत के गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल पद में उन्नीत किया गया। और गवर्नर जनरल जो एक अलग से जुडिशियल डिपार्टमेंट भी बनाया गया और केंद्रीय आयन परिषद भी बनाया गया था यहाँ पे।
तो चार्टर एक्ट 1813 ये फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया था एजुकेशन सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए, लेकिन तब वहाँ पे सिर्फ 1 लाख ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया गया। और इसके बाद जब वुड्स का डिस्पैच भी आया तब भी वो जो एलोकेशन है वो 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख दिया गया। और हिंदी यानी कि दूसरे भाषा के शिक्षा के पास साइड में ही इंग्लिश शिक्षा के और भी मान्यता दी गई। और इससे क्या हुआ, सिर्फ हिंदी में ही नहीं और भी जो भाषा है हम लोग के इंडिया में उसमें भी पढ़ाया जाने लगा। और सबसे ज़्यादा इंग्लिश एजुकेशन में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया। Next question, which act during British India abolished the monopoly of East India in trade with China? जब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ ट्रेड कर पाएंगे हर एक कंट्री में, लेकिन इस एक्ट को हटाया गया पहली बार चाइना में और इसके नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। ये एबोलिश किया गया और ये एक्ट था 1813। इस टाइम में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही अलग अलग देश में वाणिज्य कर पाएंगे। इसको ये जो रूल था इसको हटाकर इसके यानी कि इसके मोनोपोली को हटाकर दूसरे जो अदर्स कंपनी है उसको भी वहाँ पे ट्रेड करने के लिए परमिशन दिया गया। तो ये एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। क्वेश्चन नंबर 4, The Sepoy Mutiny of 1857 occurred during the Governor Generalship of 1857 के जो सेपोई म्यूटिनी यानी सिपाही विद्रोह हुआ था उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था। देखिए जो 1857 के पहली बार जो जब मीरठ में ये सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट किया गया तब तो वहाँ पे लॉर्ड डालहौसी ही वहाँ के गवर्नर जनरल थे इंडिया के। लेकिन जब ये पूरा अच्छे से हर ऑल ओवर इंडिया में जब ये सिपाही म्यूटिनी फैला गया तब वहाँ का जो इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही 1857 का सिपाही म्यूटिनी हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 1829 में क्या किया था, सतीदाह प्रथा राजा राममोहन राय की सहायता से इसको भी रद्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज नोन फॉर। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये किस लिए हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। इसके सबसे बड़ा जो कारनामा क्या था, रायता सेटलमेंट ऑफ मद्रास, न अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, न परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, न लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो था चिरस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल ये कौन लाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने जो बंगाल के जो जमींदार लोग हैं उन लोगों के बंगाल के जो जमींदार लोग थे उन लोगों को अच्छे से अगर ये दायित्व दिया गया कि वो अपने एरिया के लोगों से खजना यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा करने वाले हैं। और इसके सुविधा के लिए परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल लेके आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और रायतरी सिस्टम क्या था, वो मद्रास में जो छोटे छोटे जो फार्मर लोग थे उन लोगों को अलग अलग तरीके से यानी कि उन लोगों को सेपरेटली वो दायित्व दिया गया था कि वो अपने अपने एरिया में जो खजना और यानी राजस्व है उसको जमा करें और ईस्ट इंडिया कंपनी को देते रहे। यानी कि परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल के लिए सबसे ज़्यादा जिनको जाना जाता है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक।